लैब ऑफिशियल पर। तो बच्चों जैसा कि आप देख सकते हो मैं लेकर आई हूँ क्लास 8 साइंस की न्यू बुक क्यूरियोसिटी का चैप्टर नंबर 2 द लिविंग इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड आवर नेकेड आइज। ओके, और ये वीडियो होने वाला है हमारा पार्ट 6 वीडियो। तो इससे पहले मैंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सेल्स, इन सब के बारे में डिस्कशन किया है। कुछ यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमने देखा था, ठीक है, वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं। और फाइनली आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ एक न्यू टॉपिक दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड फूड। ये तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को फूड इंडस्ट्री में, फूड बनाने में कैसे इस्तेमाल किया जाता है ये आज हम देखने वाले हैं। ओके, सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड बाय परफॉर्मिंग एक्टिविटीज इन किचन। तो कुछ एक्टिविटीज यहाँ पे परफॉर्म करने को कहा गया है। सो फर्स्ट इज वी हैव टू टेक 2 बॉल्स, ठीक है, 2 ऐसे बॉल्स हमें लेने हैं। इन ईच टेक 200 ग्राम्स ऑफ फ्लोर, आटा और मैदा, एंड ऐड अ पिंच ऑफ शुगर। ठीक है, तो हमें क्या करनी है, 200 ग्राम ऑफ फ्लोर लेना है, कोई भी आटा या मैदा लेना है, और उसमें कुछ थोड़ी बहुत शुगर मिलानी है। ओके, फिर बाउल ए में, फर्स्ट वाले बाउल में क्या करोगे, ईस्ट पाउडर मिक्स डालोगे और उससे अच्छे से मिक्स कर लोगे। ओके, और बाउल बी में हमें कोई ईस्ट पाउडर नहीं ऐड करना है। ठीक है, फिर दोनों को नीड करना है, यानी कि पानी डालकर अच्छे से एक प्रॉपर डो बना लेनी है विथ वार्म वाटर, और फिर उसे छोड़ देना है। दैट मीन्स आप ए में, बाउल ए में आपने क्या किया है, एक्स्ट्रा कुछ डाला है, दैट इज ईस्ट पाउडर डाला है, बाउल बी में आपने नहीं डाला है। ठीक है, फिर कवर द डो विथ डैम्प क्लॉथ एंड कीप इट इन वार्म प्लेस। आपको कवर करके कुछ टाइम के लिए उसे रख देनी है। ऑब्जर्व बोथ द बॉल्स आफ्टर 4 to 5 आवर्स। ठीक है, उसके बाद कुछ टाइम के बाद 4 to 5, 4-5 घंटों के बाद आप उसे ऑब्जर्व करो। ठीक है, डिड यू फाइंड एनी चेंज इन वॉल्यूम, स्मेल और टेक्सचर ऑफ द डो? क्या आपको वॉल्यूम, स्मेल, टेक्सचर इन सारी चीजों में चेंजेस दिखाई दे रही है? इफ नॉट, लीव द डो फॉर सम मोर टाइम। अगर नहीं तो आप कुछ और टाइम के लिए इसे छोड़ दो। After some time, you may notice that the dough in bowl A, where yeast was added, has risen slightly, become fluffy and has a different smell compared to the dough needed without yeast. ठीक है, तो हमने क्या किया था, बाउल ए में हमने जो डो लिया था उसमें हमें ईस्ट पाउडर डालनी है और बी वाले में ईस्ट पाउडर नहीं डालना है। तो जब आप ए को देखोगे ना, तो ये जो डो होगा ये थोड़ा राइजन होगा, ठीक है, थोड़ा फ्लफी होगा, काफी ज्यादा सॉफ्ट होगा। वही बी वाला जो है वो नॉर्मल, जैसा आपने पहले छोड़कर रखा था वैसे ही रहेगा। ओके, साथ ही ए में थोड़ी स्मेल में भी चेंजेस आती है। सो व्हाई डज दिस हैपन? ऐसा क्यों हो रहा है? व्हाट इज द रोल ऑफ ईस्ट? हमने यहाँ ईस्ट डाला, इतना तो हमें पता है, तो कहीं ये ईस्ट के वजह से ही तो नहीं हो रहा है। Why did we add sugar and warm water to the floor? हमें शुगर और वार्म वाटर ऐड करने की क्या जरूरत थी? ओके, सो चलो अब इसके बारे में देखते हैं क्या बताया जा रहा है। सो ईस्ट इज अ टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ईस्ट क्या है? ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये फंगाई ग्रुप को बिलोंग करता है। ठीक है, इट बिलोंग्स टू द ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड फंगाई। ईस्ट ग्रो वेल इन वार्म कंडीशंस। ये वार्म कंडीशंस में ग्रो करता है, इसलिए हमने वार्म वाटर डाला था। ठीक है, अभी मैं बताऊंगी इसके बारे में। ओके, नेक्स्ट इज, अब ये ईस्ट क्या करेगा, ये रिस्पायर करेगा। जैसा कि आपने रेस्पिरेशन चैप्टर पढ़ा होगा ग्रेड 7th के बुक में, लाइफ प्रोसेसेस इन एनिमल्स, उसमें ये बताया जाता है कि जब आप रिस्पायर करते हो तो ऑक्सीजन गैस आप यूज करते हो और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हो। सेम ईस्ट भी ऐसे ही करेगा। ईस्ट जब रिस्पायर करता है, अपने फूड को ब्रेक डाउन करता है एनर्जी रिलीज करने के लिए, ताकि उसकी ग्रोथ हो सके, लाइफ प्रोसेसेस वो कैरी आउट कर सके। तो इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज होती है, जिसकी बबल्स की फॉर्मेशन होती है, और इन बबल्स के वजह से ही ये डो जो है वो सॉफ्ट एंड फ्लफी होता है। मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो ये डो है, इसमें ईस्ट प्रेजेंट है, ईस्ट यहाँ पे रिस्पायर करेगा, रिस्पायर करने के बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगा। अब ये जो गैस है ये आपको छोटे छोटे बबल्स के फॉर्म में ऐसे दिखाई देंगे। ठीक है, छोटे छोटे बबल्स दिखाई देंगे। अब क्या होता है, जैसे आप इसे बेक करने के लिए डालोगे या थोड़ी देर के लिए छोड़ दोगे, तो ये जो बबल्स है ना, ये फिर रिलीज आउट होने लगते हैं। ठीक है, हटने लगते हैं। तो यहाँ पे खाली स्पेसेस आ जाती है, जिसकी वजह से ये राइजन अप हो जाता है। मतलब बबल्स के वजह से सिंपली आप कह सकते हो कि जो डो है वो फूल जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, फ्लफी हो जाता है। ठीक है, ईस्ट ऑल्सो प्रोड्यूसेज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एल्कोहल ड्यूरिंग द प्रोसेस। साथ में यहाँ पे एक फर्मेंटेशन प्रोसेस भी हो रही है, जहाँ पे ईस्ट क्या करेगा, एल्कोहल भी थोड़ी सी प्रोड्यूस करता है, विच गिव्स द डो स्लाइटली डिफरेंट स्मेल, जिसकी वजह से इसकी स्मेल भी थोड़ी चेंज हो जाती है। दिस स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ ईस्ट इज यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ब्रेड्स, केक्स एंड मोर। ठीक है, तो बेकिंग इंडस्ट्री में इसे यूज किया जाता है काफी ज्यादा, ब्रेड बनाने में,
केक्स बनाने में, ठीक है। इवन आपने ये देखा होगा जब आपके घर में भटूरे बनते हैं, ठीक है, या डोसा इडली की जो बैटर होती है इसमें भी ये सारी चीजें डाली जाती है ताकि वो सॉफ्ट एंड फ्लफी हो। ओके, सो इन एडिशन टू ईस्ट सम बैक्टीरिया लाइक लैक्टोबैसिलस हेल्प्स इन फर्मेंटेशन। अब देखो ईस्ट के साथ साथ आप लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का भी इस्तेमाल कर सकते हो, विच इज यूज्ड इन द फर्मेंटेशन ऑफ बैटर मेकिंग इडली डोसा एंड डो फॉर भटूरा। ठीक है, तो अगर आप बैटर जब बनाते हो इडली डोसा के या भटूरा का जो डो रेडी करते हो तो उसमें अगर आप लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया डाल दोगे तो वो अच्छा फर्मेंट होता है, जिसके वजह से उसकी टेक्सचर अच्छी आती है। ओके, सो होप आपको ये समझ में आ गई होगी। तो हमारा कंक्लूजन ये हुआ कि ये डो क्यों राइज कर रहा था, तो इसके राइज करने का रीजन था ईस्ट जो रिस्पायर आउट करता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस उस जगह पे एक्यूमुलेट हो जाती है और फिर इसके वजह से डो राइज करता है। ओके, सो होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, अब एक दूसरी एक्टिविटी की गई है। ठीक है, हमें क्या करना है, दो ग्लास बॉल्स लेने हैं, ए एंड बी लेबल करना है। ए में ल्यूक वार्म मिल्क डालना है। ल्यूक वार्म का मतलब होता है गुनगुना गर्म होना। ठीक है, मतलब वेरी स्लाइट वार्म कह सकते हो, जब आप उसमें इजीली फिंगर डाल दो आपको बहुत ज्यादा गर्म नहीं लगेगा वो, तो गुनगुना कहते हैं इसे हम। एंड बी में आपको क्या करना है, कोल्ड मिल्क डालना है। ओके, तो फिर से मैं रिपीट करती हूँ, ए में आपको क्या करना है, ए में आपको ल्यूक वार्म मिल्क लेना है, ठीक है, मतलब थोड़ी वार्म मिल्क लेनी है, और बी में कोल्ड लेना है। नाउ एड अ स्मॉल स्पूनफुल ऑफ कर्ड टू ईच बाउल एंड मिक्स देम यूजिंग अ स्पून। फिर क्या करनी है, एक छोटी सी स्पूनफुल ऑफ कर्ड डालनी है ए एंड बी दोनों में, प्रॉपरली मिक्स कर देनी है। कवर बोथ द बॉल्स, दोनों को कवर कर दो। कीप द बॉल ए इन वार्म प्लेस, ठीक है, ए वाले को अच्छे से वार्म प्लेस में रखो और बी को आप कूल फ्रिज में मतलब कूल प्लेस में रख सकते हो, जैसे फ्रिज में रख सकते हो। ओके, फॉर फ्यू आवर्स और ओवरनाइट। ऑब्जर्व द चेंजेस इन द ग्लास बॉल्स, राइट योर प्रिडिक्शन एंड ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, अब आप क्या ऑब्जर्व करोगे, आपने जरूर देखा होगा जब मम्मी हमारी दही बनाती है तो कुछ इसी प्रोसेस से करती है। वो दूध को गर्म करती है, करने के बाद फिर उसे नॉर्मल थोड़ा टेम्परेचर करती है, यानी कि थोड़ा ठंडा करती है। ऐसा नहीं है कि वो इट मस्ट बी वेरी कोल्ड, वो ल्यूक वार्म होना चाहिए, गुनगुना होना चाहिए उसमें। उसके बाद जो दही की जो जामन आती है वो हम 1-2 स्पून डालते हैं, उसे अच्छे से मिला देते हैं और फिर 5-6 घंटों के लिए या ओवरनाइट रख देते हैं, वो भी किसी वार्म प्लेस में रखते हैं। आपने ये भी देखा होगा अगर ठंड के टाइम में दही अगर हमें जमाना है तो हम उसे किसी वार्म क्लोथ से कवर भी कर देते हैं। ठीक है, उस कंटेनर को, जैसे कोई वुलन क्लोथ हो उसे कवर कर देते हैं ताकि उसको वार्मथ मिले, गर्माहट मिले। ठीक है, तो क्या प्रिडिक्शन होगी हमारी, चेंज इन द अपीयरेंस ऑफ मिल्क, बाउल ए में ऑब्वियसली इसमें चेंजेस होगी, बाउल बी में चेंजेस नहीं होगी। ठीक है, ऑब्जर्वेशन भी हमारा यही होगा कि ए के अपीयरेंस में चेंजेस हो रही है, बी में नहीं होगी। चेंज इन द कलर ऑफ द मिल्क, कलर अगर देखोगे तो कलर बहुत ज्यादा चेंज नहीं होगा, बिकॉज दूध एंड दही दोनों का जो कलर होता है दैट इज व्हाइट इन कलर। ओके, सो एंड व्हाट इज द पॉसिबल रीजन, सो पॉसिबल रीजन इज कि जो अब मिल्क है वो कर्ड में चेंज हो चुका है। सो ओके, तो मिल्क जो है वो कर्ड में चेंज हो चुका है। चलो, now you will observe that in bowl A the milk has turned into curd after few hours and become little sour। ठीक है, तो जैसा कि अभी मैंने कहा जो मिल्क है वो कर्ड में बदल गया है, दही बन गया है वो, और वो अब खट्टा टेस्ट का हो जाएगा। whereas in bowl B the milk has not curdled but it might be little sour। ठीक है, मिल्क B जो है, बाउल B में जो मिल्क है वो पूरी तरीके से दही तो उसकी नहीं बनी होगी, लेकिन वो थोड़ा सार इन टेस्ट हो गया होगा क्योंकि हमने थोड़े से अमाउंट में उसमें भी दही डाला था। ठीक है, सो डू यू नो वाई दिस हैपन्स, अब ये क्यों ऐसा हो रहा है कि ए में हो गया बी में नहीं, ऐसा भेदभाव क्यों हो रहा है, दोनों में तो हमने थोड़ी थोड़ी जामन डाली ही थी। सो द कर्ड कंटेन सेवरल टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। अब कर्ड में कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, एक का नाम है लैक्टोबैसिलस, ये नाम आपको अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, लैक्टोबैसिलस, दिस बैक्टीरियम फीड्स ऑन द शुगर ऑफ मिल्क दैट इज लैक्टोज। ठीक है, अब देखो ये बैक्टीरिया क्या करता है, जो मिल्क में एक शुगर होती है जिसका नाम है लैक्टोज, ठीक है, उसे ये कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, लैक्टिक एसिड में। देखो क्या हो रहा है, लैक्टोबैसिलस जो है वो मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि उसकी नंबर बढ़ती जाएगी। ठीक है, देखो हमने यहाँ पे वार्म कंडीशन लिया है, नॉट टू वार्म, ठीक है, ल्यूक वार्म इसे हम कहेंगे। तो इस कंडीशन में क्या होता है, दिस इज फेवरेबल टेम्परेचर फॉर बैक्टीरिया टू ग्रो। एक बैक्टीरिया सेल जो है वो 2 बनेगा, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, एंड ऐसे करते करते उनकी नंबर बढ़ने लगेगी। मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया सेल्स आपको रात भर में दिखाई मतलब पता चल जाएगा। ओके, सो दैट मीन्स
मीन्स कि बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं, सबसे पहले खुद को मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस प्रॉपर टेम्परेचर में। बी में ऐसा नहीं हो पा रहा है, वो मल्टीप्लाई नहीं हो पा रहे हैं बिकॉज टेम्परेचर कूल है, ठीक है। कूल टेम्परेचर में बैक्टीरिया ब्रीड नहीं कर सकते, इवन वो सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे, ओके। एंड फर्मेंट्स द मिल्क, उसके बाद लैक्टोबैसिलस जो है वो मिल्क को फर्मेंट करेगा, कर्ड में बदल देगा इंस्टेड ऑफ प्रोड्यूसिंग एल्कोहल। और इस बार ईस्ट की तरह वो एल्कोहल तो प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस कर रहा है, जिसकी वजह से कर्ड की टेस्ट सार हो जाती है, ओके। सो दीज बैक्टीरियल ग्रोज वेल इन वार्म कंडीशन। जैसे ईस्ट का भी हमने देखा, थोड़े गुनगुने पानी से अगर डो बनाया जाए, आटे की डो रेडी की जाए, तो ईस्ट उसमें अच्छे से फैल सकता है, सेम विद द बैक्टीरिया, ठीक है। दिस इज वाई कर्ड इज फॉर्म्ड इन बाउल ए एंड नॉट इन बाउल बी। सो वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप रीजन आउट कर सकते हो, असर्शन रीजन में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, या तो फिर डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, ठीक है, ऑब्जर्वेशन वाइज, ओके। चलो अब एक और चीज मैं यहाँ पे बता दूं, we can categorize the microorganism into different categories such as protozoa, fungi, bacteria, some algae and many more, ठीक है। तो ये चीज हमने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में भी देखा था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो प्रोटोजोआ, फंगाई, बैक्टीरिया, एल्गी, इन सारे टर्म्स में हम इन्हें सेपरेट कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ बैक्टीरिया जिनका नाम है राइजोबियम, ठीक है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। तो ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, दे फॉर्म द स्वेलन रीजन कॉल्ड नोड्यूल्स एंड लिव इन देम। अब देखो, सबसे पहले एक स्टोरी से स्टार्ट करती हूँ, ठीक है, एक बात बताती हूँ। देखो ये जो प्लांट आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, मैं इसे थोड़ा जूम करती हूँ ताकि आप प्रॉपरली इसे देख सको। देखो इस प्लांट के इस वाले पार्ट में आप देख सकते हो ऐसे गोल गोल छोटे छोटे कुछ दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ये एक्चुअल में है क्या, ये है नोड्यूल्स, ठीक है, दीज आर नोड्यूल्स। अब देखो ये नोड्यूल्स के अंदर कौन रहता है, इन नोड्यूल्स के अंदर रहते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया, ठीक है। अब राइजोबियम बैक्टीरिया का क्या काम है, तो देखो प्लांट्स को, स्पेशली यहाँ पे जो प्लांट है ना, ये लेग्यूम्स है, ठीक है। लेग्यूम्स मतलब जो हमें प्रोटीन देने वाले प्लांट्स होते हैं, जैसे पी, मटर, या लेंटिल्स, डिफरेंट टाइप के जो दाल होते हैं वो, ठीक है। तो ये सारे प्लांट्स के जड़ों में ये लेग्यूम्स बना रहता, सॉरी नोड्यूल्स बना रहता है, जिसके अंदर राइजोबियम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब राइजोबियम करते क्या है, एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है, आपको तो पता होगा एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस भरी पड़ी है, 78% पड़ी है, लेकिन इस नाइट्रोजन गैस को प्लांट डायरेक्टली नहीं ले सकता। जैसे हम कच्चे सब्जियों को नहीं खा सकते, हमें पकाना पड़ता है, ठीक है, यूजेबल फॉर्म में चेंज करना पड़ता है। तो सेम ऐसे ही कुछ है यहाँ पे कि ये जो नाइट्रोजन है इन्हें प्लांट्स डायरेक्टली नहीं ले सकते, तो इन्हें क्या करते हैं, ये सॉइल में नाइट्रोजन चले गए। अब सॉइल में इनकी जड़ों में जो राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट है वो नाइट्रोजन को क्या करेगा, नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। व्हाट आर दिस नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स, अभी आप सिंपल लैंग्वेज में समझो, ये है कुछ यूजेबल सॉल्ट्स, ठीक है, यूजेबल फॉर्म ऑफ सॉल्ट्स जिसे प्लांट इनटेक कर सकता है, प्लांट अब इसे अपने अंदर डाल सकता है, ठीक है। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है उसे ये अपने अंदर नहीं ले सकता, लेकिन ये जो नाइट्रेट्स नाइट्राइट सॉइल में बनकर रेडी हो रहे हैं विद द हेल्प ऑफ राइजोबियम बैक्टीरिया, ये अपने अंदर ले सकता है, ओके। सो इसके अकॉर्डिंग ये होगा कि जो राइजोबियम है वो एक ऐसा बैक्टीरिया है दैट इज हेल्पिंग इन नाइट्रोजन इनटेक ऑफ प्लांट, ठीक है। नाइट्रोजन कैसे प्लांट्स के अंदर जा रहे हैं, नाइट्रेट्स नाइट्राइट के फॉर्म में, फर्टिलाइजर्स के फॉर्म में, तो वो कौन हेल्प कर रहा है, राइजोबियम हेल्प कर रहा है, ओके। चलो आगे देखती हूँ अब मैं। सो रूट्स ऑफ सर्टेन लेग्यूम्स, मैंने बताया ना अभी लेग्यूम्स में ही ये प्रेजेंट होता है, जैसे बीन्स, पीज, लेंटिल्स हैव रूट नोड्यूल्स दैट कंटेन राइजोबियम बैक्टीरिया। दीज बैक्टीरिया ट्रैप नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर एंड मेक इट यूजफुल फॉर द प्लांट, ठीक है। तो ये एयर से नाइट्रोजन ट्रैप कर उसके बाद इसे यूजफुल सॉल्ट्स में या यूजेबल फॉर्म में चेंज कर देता है। दिस हेल्प प्लांट्स ग्रो बेटर विदाउट केमिकल फर्टिलाइजर्स, बिना फर्टिलाइजर्स के ये बहुत अच्छे ग्रो कर सकते हैं। दैट इज वाई फार्मर्स ग्रो लेग्यूम्स इन रोटेशन विद अदर क्रॉप्स, ठीक है। और इसी वजह से जो फार्मर्स हैं वो लेग्यूम्स लगाते हैं बारी बारी से अदर क्रॉप्स के साथ। जैसे मान लो अगर अभी वीट का सीजन है, ठीक है, आफ्टर वीट वो लेग्यूम्स लगाएंगे, ठीक है, जिससे क्या होगा, जो नाइट्रोजन के फर्टिलाइजर्स है वो ऑटोमेटिकली सॉइल में आ जाएंगे, उसके बाद फिर ये फील्ड रेडी हो जाएगी फॉर सम अदर क्रॉप, ठीक है।
तो इसलिए बाय रोटेशन वाइज या चांस वाइज ये लेग्यूम्स भी फार्मर्स लगाते हैं. दिस नेचुरली इंक्रीजेस द नाइट्रोजन इन द सॉइल एंड कीप इट हेल्दी फॉर द नेक्स्ट क्रॉप. ओके, सो आपको ये समझ में अच्छे से आ गया होगा. चलो आगे बढ़ती हूँ मैं. अमेजिंग माइक्रो एल्गी टाइनी हेल्पर्स इन वाटर. अब हम पढ़ने वाले हैं एल्गी के बारे में. तो अभी हमने ईस्ट के बारे में देखा था जो एक फंगाई है, ठीक है, कैसे वो हमारे फूड इंडस्ट्री में हेल्प करता है. दूसरा हमने देखा राइजोबियम बैक्टीरिया जो एक बैक्टीरिया है जो कैसे नाइट्रोजन को फिक्स कर रहा है. एंड अब हम देखने वाले हैं एल्गीज के बारे में, ठीक है, माइक्रो एल्गीज. माइक्रो एल्गी आर माइक्रोस्कोपिक प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन वाटर, सॉइल, एयर एंड इवन ऑन ट्रीज. तो माइक्रो एल्गीज को ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये यूनिसेल्युलर है. कुछ एल्गीज यूनिसेल्युलर भी होते हैं और कुछ नहीं होते हैं. ओके, सो दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर. दे मेक देयर ओन फूड. देखो पहले ही लिख दिया गया है, दे आर प्लांट लाइक. प्लांट लाइक मतलब ये अपना फूड खुद से बनाएंगे यूजिंग सनलाइट, ठीक है. नाउ while doing this they also release oxygen and produce more than half of the earth's oxygen supply. ठीक है, इस समय ये क्या करते हैं, क्योंकि ये फूड प्रिपेयर कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस प्रिपेयर कर रहे हैं. तो आपको तो अच्छे से पता होगा फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के टाइम प्लांट्स जो है वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं. ठीक है, तो सेम वे ये भी वही काम कर रहे हैं, यानी कि ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं. और मोस्ट ऑफ द अर्थ्स ऑक्सीजन सप्लाई जो है ये माइक्रो एल्गी कर रहा है. मतलब सो अमेजिंग थिंग इज दिस. ठीक है, जो माइक्रो एल्गी है वो ऑक्सीजन अर्थ को प्रोवाइड कर रहा है. दे आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स एंड सर्व एज फूड सोर्स फॉर मेनी एक्वेटिक लाइफ. तो देख सकते हो कितने सारे इंपॉर्टेंस है इसके. सबसे पहले हमने ये देखा कि ये ऑक्सीजन रिलीज करता है विच इज अ वेरी गुड क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन फॉर अर्थ. ठीक है, दूसरी बात ये है ये फूड सोर्स की तरह एक्ट करता है फॉर मेनी aquatic animals because it is rich in nutrients. ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स है स्पिरुलिना, क्लोरेला एंड डायोटम्स. दे आर used by humans as health supplement. इसे हम हेल्थ सप्लीमेंट एंड मेडिसिन बनाने में यूज करते हैं. ठीक है, माइक्रो एल्गी को यूज करते हैं क्लीनिंग वाटर एंड यूज टू मेक बायोफ्यूल्स. मतलब वाटर क्लीन करने के लिए, बायोफ्यूल्स बनाने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं. तो दैट मीन्स देयर आर मेनी यूजेस ऑफ माइक्रो एल्गी. ओके, नेक्स्ट है हाउएवर पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज एंड हैबिटेट डिस्ट्रक्शन आर थ्रेटनिंग माइक्रो एल्गल डाइवर्सिटी एंड अबंडेंस. लेकिन फिर वही है ह्यूमन इंटरफेरेंस, यानी कि पॉल्यूशन हम कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज हो रही है, हैबिटेट को हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, जिसकी वजह से माइक्रो एल्गी जो है अब उनकी नंबर कम होती जा रही है. ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट टू कंजर्व दीज टाइनी ऑर्गेनिज्म टू प्रोटेक्ट एनवायरमेंट एंड मेंटेन ऑक्सीजन बैलेंस ऑन अर्थ. ठीक है, तो हमें ये उनकी बैलेंस को मतलब मेंटेन रखना चाहिए, इनका नंबर हमें ध्यान देना चाहिए कि ये प्रॉपरली ब्रीड करें, ताकि क्योंकि हमें देख सकते हो कि यहाँ पे कितने सारे इससे हेल्प हमें मिल रही है. ओके, सो देखो अब यहाँ पे स्पिरुलिना के बारे में बताया गया है. ये एक माइक्रो एल्गी है जिसे हम सुपर फूड कहते हैं. क्यों सुपर फूड कहते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं. ठीक है, तो स्पिरुलिना में विटामिन B12 प्रेजेंट होती है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है. इसमें लॉट ऑफ प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है एंड वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ फैट एंड शुगर. सो वेरी गुड फूड. ठीक है, अब ये स्पिरुलिना जो है इसकी फार्मिंग डे बाय डे मतलब अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती जा रही है फॉर दोज हु आर डूइंग देयर फार्मिंग. ओके, इसके स्टेप्स क्या है, सबसे पहले एक क्लियर टैंक हमें लेनी है, एक प्रॉपर ब्राइट प्लेस में हमें रखनी है. ठीक है, अवे फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट, ऐसा नहीं है कि धूप के नीचे इसे रख दो. ठीक है, क्लियर वाटर टैंक लेना है, ग्लास टैंक लेना है, फिर इसे शेड या नेट इसके ऊपर लगा दो. ठीक है, एंड कीप द टैंक एट द प्लेस विथ मॉडरेट टेम्परेचर कंडीशंस. ठीक है, अब इस टैंक में क्या करो, पॉन्ड वाटर डालो, थोड़ी मतलब प्रॉपर पॉन्ड वाटर होनी चाहिए, बहुत गंदी नहीं होनी चाहिए. फिर इसमें स्पिरुलिना जो है आपने कलेक्ट किया है पॉन्ड से वो डाल दो. ठीक है, फिर कुछ टाइम से स्टर करो और 3 से 6 वीक्स के बाद मतलब लगभग 1.5 से 2 महीने के बाद आप इसे चेक करो कि स्पिरुलिना जो है वो हार्वेस्ट हुआ है या नहीं, मतलब ग्रो हुआ है या नहीं. और जब ये ग्रो हो जाएगा तो फिर इसकी हार्वेस्टिंग करो बाय फिल्टरिंग इट विथ अ फाइन क्लॉथ. ओके, कंजर्वेशन ऑफ माइक्रो एल्गी इज गुड प्रैक्टिस फॉर इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी एंड लिवलीहुड डेवलपमेंट. ठीक है, तो हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कंजर्व भी करना चाहिए ताकि हमें बहुत सारी बेनिफिट्स हम ले सकें. ठीक है, चलो आगे बढ़ती हूँ मैं. दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर, व्हाई इज सेल कंसिडर टू बी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. अब वापस हम आ जाते हैं सेल्स में. सेल्स को बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहा जाता है, क्योंकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सबके सब किससे बने हैं,
सेल से बने हैं। एक सेल में बहुत सारे उसके कंपोनेंट्स होते हैं। आप पढ़ोगे क्लास 9th में सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में, जो अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करती है। जैसे हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, ठीक है, ऐसा तो नहीं है एक दो ऑर्गन्स है, बहुत सारे ऑर्गन्स है, अंदर भी है बाहर भी है, सबकी अपनी अपनी फंक्शन है, ठीक है। ईयर्स का काम है सुनना, आईज का काम है देखना, टंग का काम है टेस्ट करना, ऐसा नहीं है कि ये मिक्सअप हो जाए, ठीक है। तो सेम सेल्स के अंदर भी जो बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं उनका अपना अपना फंक्शन होता है। द बॉडीज ऑफ ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड देयरफॉर दे आर नोन एज मल्टीसेलुलर। तो हमें मल्टीसेलुलर कहा गया है क्योंकि हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं, मिलियंस ऑफ सेल्स हैं, ठीक है। Multicellular organisms cells carry specialized function in individually but also cooperate each other to increase the chance of survival। अब हमारे बॉडी में जो डिफरेंट टाइप के सेल्स होंगे ना, वो अपने अपना काम करेंगे, ठीक है। मतलब जैसे हमारे आईज में जो सेल प्रेजेंट है वो देखने से रिलेट करेगा, ठीक है। हमारे ईयर्स में जो सेल्स हैं वो सुनने से रिलेट करेगा, ओके। नेक्स्ट इज सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। इन ये जो है बस एक ही सेल से बने होते हैं जिन्हें हम यूनिसेलुलर या सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म कहते हैं। दे कैरी आउट ऑल द फंक्शंस नेसेसरी इन देयर सेल। मतलब एक सेल के अंदर ही इनकी सारी प्रोसेसेस होती है, जैसे रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, ट्रांसपोर्टेशन, रिप्रोडक्शन, ये सब कुछ सेल के अंदर ही होती है। और वो हमारी बॉडी में क्या होता है, अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं ये सारे परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। So other microbes like algae and fungi are made up of more than one cell। जैसे अभी हमने जो कुछ एग्जाम्पल्स इधर देखे थे एल्गी के, ये सब कुछ है ना जो एक से ज्यादा सेल से बने होते हैं, मल्टी सेल से बने होते हैं, ठीक है। और कुछ यूनिसेलुलर भी होते हैं, जैसे ईस्ट यूनिसेलुलर फंगई है और वही मोल्ड मल्टीसेलुलर फंगस है, ओके। सो नेक्स्ट इज like animals and plants, cells are of microorganisms are also surrounded by cell membrane। इनके चारों तरफ भी सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। फंगई जो है उनमें एक सेल वॉल भी होता है प्लांट्स के जैसे, लेकिन उनके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, जिसकी वजह से वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर सकते, दे कैन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, ठीक है। बैक्टीरिया के पास एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, यानी कि आप देख सकते हो दिस इज बैक्टीरिया सेल। इसके ऊपर हमने जितने भी सेल्स के डायग्राम पढ़े हैं आप देख सकते हो, वहां पे एक प्रॉपर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। मतलब ये सेल है, सेल के बीचों बीच एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ देखो कोई न्यूक्लियस नहीं है, यहाँ पे एक बस मटेरियल है, न्यूक्लियस की मटेरियल है जिसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं, ओके। और इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होती है। तो ये सारी बातें आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। यहाँ पे जो कुछ भी हाईलाइट किया मैंने, इंस्टेड दे हैव न्यूक्लियोइड, इनके पास क्या होता है, इनके पास न्यूक्लियोइड रहेगा। दिस फीचर डिस्टिंग्विशेस देम फ्रॉम सेल्स ऑफ ईस्ट, प्रोटोजोआ, फंगाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फीचर है ऑफ बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया सेल्स हैं उनके पास न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होता है, उनके पास न्यूक्लियस बहुत ही वेल डिफाइंड नहीं होगा, प्रोमिनेंट नहीं होगा, न्यूक्लियोइड रहेगा। लेकिन वही ईस्ट, प्रोटोजोआ, एल्गी, फंगाई, प्लांट्स, एनिमल्स, इन सब के पास न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस आप लिख सकते हो। Next, we have only looked at few basic cell structures. The cell has other components which you will learn in higher class. Class 9th में ही आप पढ़ोगे सेल के बारे में। By observing subcellular components, we need microscopes with higher magnification। हमें बहुत proper माइक्रोस्कोप्स चाहिए होगा ताकि हम और ऑर्गेनेल्स को देख सके, जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जिसकी मैग्निफिकेशन जो है वो लगभग 10 लाख टाइम्स है, ठीक है। 10 लाख हम उसे जूम इन कर सकते हैं, 10 लाख टाइम्स। By now you must have understood that all living beings including microorganisms, ये सब के सब सेल से बने होते हैं, या तो एक सेल या तो ज्यादा सेल से। इन सेल्स की डिफरेंट शेप, डिफरेंट साइज, डिफरेंट स्ट्रक्चर होती है। प्लांट एंड एनिमल सेल में भी हमने कुछ कॉमन डिफरेंसेस देखा, आप हमें कमेंट कर बताओ कि ये डिफरेंसेस क्या है, ओके। In this chapter we have learned about the beneficial microorganisms, कौन कौन से अच्छे माइक्रोऑर्गेनिजम्स हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि माइक्रोऑर्गेनिज्म सब के सब सही होते हैं, बहुत सारे माइक्रोब से डिजीजेस भी होती है, प्लांट्स, एनिमल्स सब में, ह्यूमन बींग्स में भी। तो ये सारी चीजें अब हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ओके। तो होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गई होगी, आप प्रीवियस वीडियोस को जाकर भी देख सकते हो। और एक बात बता दूं, नेक्स्ट वीडियो में मैं ये सारे एक्सरसाइजेस जो है वो डिस्कशन करूंगी, ओके। So thanks for watching, like my video and subscribe my channel. Thank you.